तो ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा परिमेय और अपरिमेय के बारे में। और बहुत बार हम लोग चर्चा भी किए हैं परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। बस फर्क यही है कि पिछले टाइम जो चर्चा हुआ था थोड़ा डिटेल में हुआ था, और अभी समय बहुत नजदीक है, एग्जाम का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए अब जो चर्चा होगा सिर्फ एग्जाम व्यू से होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। कम समय में पूरा का पूरा मैथ का क्या कर देना है, ऑपरेशन कर देना है कम समय में। तो कम समय में कैसे ऑपरेशन किया जाता है वो चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है गणित का वो है अपना वास्तविक संख्या, ठीक ना। पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और समझना पड़ेगा अपरिमेय संख्या। अब एक सवाल यहां पर उत्पन्न हो रहा है अपरिमेय संख्या कि सर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्यों समझे, वास्तविक संख्या समझने के लिए ये दोनों की क्या आवश्यकता है। तो खिचड़ी ऐसी है थोड़ी बन जाता है डायरेक्ट, नहीं ना बनता है। उसके लिए पहले हमको दाल लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, तब खिचड़ी बनता है। तो यहाँ वास्तविक संख्या जो बनता है ना, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने से जो संख्या प्राप्त होता है तब क्या प्राप्त हो जाता है, अपना वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब सम्मिलित रूप से एक साथ जब लिखते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। फिर एक सवाल आता है कि परिमेय संख्या समझ नहीं आ रहा है, ये क्या होता है। तो परिमेय संख्या समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। क्या है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, Q का मान कोई भी कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां तक समझ में आया। और यहाँ जो P है और Q है वो क्या है, वो है पूर्णांक संख्या। वो क्या है, वो पूर्णांक संख्या है। अब एक सवाल और माइंड में आता होगा कि परिमेय संख्या आप समझा दिए, जब हम परिमेय संख्या समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और ये P बटा Q को कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब सवाल आता है ये पूर्णांक संख्या क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर हम डायरेक्ट परिमेय संख्या यदि हम लिखा देते हैं और परिमेय संख्या समझा देते हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। मैथ में अगर कोई भी चीज आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, बिना रीजन का कोई काम यहाँ पर नहीं है। अगर कोई इंसान जन्म लिया है तो भी कोई विशेष कारण से जन्म लिया है, दाल भात खाना है, यहाँ का ऑक्सीजन खत्म करना है कि नहीं है? कोई ना कोई कार्य करने के लिए जन्म लिया है, फ्री फोकट में जन्म नहीं लिया है। लेकिन अधिकांश आदमी अभी फ्री में जन्म, दाल भात खाने के लिए जन्म लिया है, ठीक ना। तो देखिए, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो P और Q क्या है अपना, ये दोनों का दोनों पूर्णांक संख्या है। अब ये समझना पड़ेगा कि भाई ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या को तीन भाग में बांटा गया है, कितने भाग में, तीन भाग में। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और क्या होता है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं ना। सब दिन हम लोग संख्या के साथ खेलते आए हैं, शुरू से ही खेलते आए संख्या के साथ। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नंबर है। संख्या बहुत कम लोग जानता है, नंबर से समझ जाता। अच्छा मोबाइल वाला नंबर, तो मोबाइल नंबर किस रूप में रहता है, संख्या के रूप में रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो वो जो मोबाइल नंबर रहता है ना, वो सब का सब मोबाइल नंबर वो धन पूर्णांक में रहता है। किसमें रहता है, धन पूर्णांक में रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है जो संख्या प्लस में रहे, जो संख्या प्लस में रहे, ठीक ना, वो सभी संख्या कौन सा पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। शून्य पूर्णांक मतलब ये जो जीरो है इसको शून्य पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो ना, जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। पूरा फोटो आ रहा है, इसमें आ न रहा है, कट नहीं न रहा है। कहे कि सुबह में जब वीडियो बनाए थे ना, पूरा वीडियो बना दिए थे, और उधर जितना चीज समझाए तो उसमें से एको को फोटो नहीं आया। हमारा थोड़ा मेहनत
मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आए कोनो दिक्कत नहीं है, इसका आना चाहिए मेन चीज। हमारे फोटो थोड़ी वहां एग्जाम में छापना है हमारे फोटो आए ना आए कोई कौन दिक्कत, इतनी वाला जरूरी है कि गुठली से मतलब नहीं, आम का गुदास मतलब है। तो अब यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये सब मिलकर बना है पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या से बना है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से बना है वास्तविक संख्या। और सबसे छोटा पार्ट तो ये नंबर तो अपना पते हैं, ठीक ना। इसमें कुछ नंबर हम लोग और अलग से समझ लेते हैं। कुछ नंबर होता है सम संख्या, क्या होता है सम संख्या, ठीक ना। और होता है विषम संख्या। विषम संख्या देखो एक एक नंबर का पूछने की संभावना है कि निम्न ऑब्जेक्टिव का जवाना है, इसीलिए ये सब पूछने की संभावना है। तो यहां पर कुछ भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या है, एकदम नॉर्मल बच्चा बुतरू वाला सवाल, ठीक ना। ये इसलिए दिया जाता है ताकि भूसकल वो पास कर जाए। बिहार सरकार का नीति ये है किसी तरह सबके पास कर, सब फंसता है कहां, वहां कंपटीशन, वहां थोड़ी बिहार सरकार पास कराई के सबको नौकरी दे देगा नौकरी, हाँ वहां भीड़ लगा दिया है सब। तो सम संख्या शॉर्टकट में समझना है ना, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे या दो से पूरा का पूरा जो कट जाएगा उस सब सम संख्या हो जाएगा, ठीक ना। वो सब क्या हो जाएगा सम संख्या। दो का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8, दो पचे 10, बस दो बढ़ाते रहेंगे। क्या करेंगे दो बढ़ाते रहेंगे। ये सब कौन सा संख्या हो जाएगा सम संख्या। अगर कोई संख्या बड़ा है और उसको चेक करना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो उसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। कट गया पूरा तो अपना सम संख्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका परिभाषा से मतलब नहीं, 2 से कटा तो सम संख्या बना, ठीक ना। विषम संख्या इसके बीच में कौन सी आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसका जस्ट उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी 2 से नहीं कटेगा, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कोई कहेगा गिनती गिनने के लिए, बचपन में होता था कि अब गिनती होगा चालू, तो गिनती गिनने के लिए तो कहां से हम लोग गिनती चालू करते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे ना चालू करते हैं। तो इस प्राकृतिक संख्या में सब भी आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में सब भी आ जाएगा, एकदम गिनती हो जाएगा 1, 2, 3, 4 2 चलते रहेगा। यहां से भी कई सारा प्रश्न बनता है, तो यहां का भी प्रश्न बता देंगे कि यहां से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। बस कुछ नहीं करना है। पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है कि आप यदि गिनती की संख्या में 0 ऐड कर देंगे, गिनती की संख्या में 0 लगा देंगे, तब जो संख्या प्राप्त होगा उसी संख्या को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 लगा देंगे, बस गिनती का संख्या था ना, इसमें सिर्फ क्या करेंगे 0 लगा देंगे और यही संख्या क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। यहां तक समझने में कोई दिक्कत और कोनो संख्या है। परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय संख्या भी समझ लेंगे, ठीक ना। सम संख्या समझ गए, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, और कोनो संख्या बचा है भाज्य संख्या बचा है ना। भाज्य को भी समझ लेते हैं, भाज्य होता है ना भाज्य संख्या। और एक संख्या कौन सा होता है अभाज्य संख्या, ये भी इसका भी यूज है, ठीक ना। यहां से भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम पूरा संख्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या अगर किसी भी संख्या का जब हम उसको तोड़ेंगे, खंडन करेंगे, कोई भी संख्या रहेगा जब उसको हम खंडन करेंगे तो कम से कम कितना टुकड़ा होना चाहिए भाज्य संख्या में 2 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 से अधिक होना चाहिए। और जब 2 से अधिक होगा तो हम समझ लेंगे कि भाज्य संख्या है। कोई एक संख्या बताओ, कोनो एक संख्या 10। चलो 10, हम इसका क्या करेंगे 10 का खंडन करेंगे। पहले 2 से इसमें लग जाएगा भाग, कितना बार में 5 बार में, ठीक ना। अब इसमें एक बार और लग जाएगा 5 से 1 बार में। इसका कितना टुकड़ा हो गया 1, 2, 3 गो टुकड़ा हुआ, तो 10 कौन सा संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। कहे कि 2 से अधिक है, तोड़े तो 2 से अधिक है। आई बात समझ में। कोनो एक और संख्या ले लेते हैं 25 या 4 ले लेते हैं, सबसे अच्छा, ठीक ना 4 ले लेते हैं। तो 2 से 2 आए, फिर 2 से क्या है क्या इसका टुकड़ा निकला 3 को निकला। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1। 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1। कोई दिक्कत, उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे लेकिन सटीक पढ़ा रहे हैं।
बात समझ में आ रहा है? यही इसी का यूज है। हमको परिभाषा इतना लटर पटर नहीं चाहिए, हमको चाहिए शॉर्टकट वाला रास्ता, क्या कि समय बहुत कम है, कम समय में हमको दूरी बहुत ज्यादा तय करना है, इसीलिए शॉर्टकट वाला रास्ता ही काम करेगा। भाज्य संख्या में क्या है, जिसको हम तोड़ेंगे और दूसरा आधा टुकड़ा हो जाए तो कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कहीं पर खंडन करेंगे, उसका खंडन करेंगे, अपने पता चल जाएगा इसका कितना टुकड़ा होगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 4 से चालू होगा। कहां से? 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे चलते रहेगा, ठीक ना, डॉट डॉट आगे भी चलते रहेगा। इस सब का यदि हम खंडन करेंगे तो कितना खंडन इसका निकलेगा? 3 गो या 3 से अधिक। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। तो अभाज्य संख्या बस इसका जस्ट उल्टा, इसमें 2 गो से अधिक ना आया, इसमें दुइये गो आएगा, इसमें दुइये गो आएगा। या तो 1 से भाग लगेगा या तो अपने आप से लगेगा। ना होता है मतलबी, बन जा जरा मतलबी। तो ये जो अभाज्य संख्या है मतलबी है। अभाज्य संख्या क्या है? मतलबी है। वो अपने आप को, बहुत आदमी होता है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये अपने आप से मरेगा, इसको और दूसरा कोई नहीं मारेगा। हाँ, एक का दूध भात है, दूध भात मतलब दुतरफी है, एक सब में रहेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं एक संख्या हम 2 लिए, इसका हम या तो इसमें 1 से भाग लगेगा या तो ये खुद अपने से लगेगा। एक संख्या और हम 3 लेते हैं, या तो 1 से लगेगा या तो ये अपने आप से लगेगा। एक संख्या हम 5 लेते हैं, या तो 1 से लगेगा या तो अपने आप से लेते हैं। एक संख्या और लेते हैं 7, या तो 1 से या तो अपने आप से। जो एक और अपने आप से भाग लगे उससे कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य और अभाज्य पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, किस रूप में क्वेश्चन होता है, लिखा रहेगा निम्न में अभाज्य संख्या है, बस थोड़ा सा अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दिया रहेगा, ए नंबर में दिया रहेगा, क्या कहता है निम्न में अभाज्य संख्या है 4, बी नंबर 8, सी नंबर 3 और डी नंबर 12। क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। काहे होगा सी? काहे कि सी में 3 जो संख्या है वो अभाज्य संख्या इसलिए है, या तो ये 1 से लगेगा इसमें भाग, नहीं तो ये अपने आप से खत्म हो जाएगा इसका खेला। समझ में आया? अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या। ये सारा संख्या खेल समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। बस थोड़ा सा यहाँ जगह है, इसी जगह हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, अपना पास स्टैंडर्ड बोर्ड तो है नहीं, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या का एक घर है, उसी घर में एनी टाइम रहेगा। अगर उसको किसी तरह घर से खींच खाच कर बाहर निकाल लिए तो परिमेय संख्या बन जाएगा। अगर उसी घर में रहेगा तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे उसका घर है रूट, क्या है? रूट। उसका घर क्या है? रूट। अगर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल है तो वो जो संख्या होगा परिमेय संख्या होगा, और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है वो संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे रूट अंडर 10 लिखें, ठीक ना, रूट अंडर 10 लिखें, तो 10 को निकालने का जो हथियार है अपने पास वो खंडन है, हम खंडन करेंगे, ठीक है ना, खंडन करेंगे। तो 10 का हम लोग खंडन करते हैं, 2 से कितना? 5। लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है? रूट से बाहर निकलने के लिए कंडीशन क्या होता है? वो अकेले कभी भी बाहर नहीं निकलता, उसका एक जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, रूट अंडर 4 का हम खंडन करते हैं, 2 से 2। तो इसको जब हम खंडन किए तो 2 गुना 5, रूट 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अगर हम बाहर निकालते तो इसका 2 का जोड़ा मिला कहीं? नहीं ना मिला, ये नहीं निकलेगा। 5 निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये जो संख्या है नहीं ना निकला, और जब नहीं निकला पूर्ण वर्गमूल नहीं हुआ, और जब नहीं निकला तो ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि 2 को 2 अंदर में है, तो 1 2 को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी कि अगर समुच्चय निचोड़ बात बोला जाए तो जो रूट के अंदर फंस गया, जो रूट के अंदर फंस गया वो हो जाएगा अपना अपरिमेय संख्या, और जो नहीं फंसा वो निकल गया चुपे चाप, वो हो जाएगा अपना परिमेय संख्या। और अपरिमेय परिमेय से सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ठीक है,
गना है। तो समझ लिए थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित हम कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि पूछा जाएगा निम्न में परिमेय संख्या, हम डायरेक्ट लिखते हैं, बाकी समय बहुत ज्यादा लग जाएगा लिखने में, ठीक ना। इसमें चूज करना है, ठीक ना। यहाँ पर रूट अंडर 16 है, ए नंबर में रूट अंडर 16 है, बी नंबर में रूट अंडर 20 है, सी नंबर में रूट अंडर 4 है, सॉरी 5 है, और डी नंबर में रूट अंडर 8 है। इसमें बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, बताना है इसमें। तो कैसे हम लोग पता करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए? सबसे ज्यादा जो उपयोग करेंगे हम खंडन करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद एक तो तरीका यह है कि हम जोड़ा निकाल लेंगे, ठीक ना। उसका क्या करेंगे, जोड़ा लगाकर उसको उसमें से एगो को निकाल लेंगे। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। 20 तक याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ऐसे करके हम याद भी रख सकते हैं। बाकी अगर मेमोरी लेस नहीं करना है तो थोड़ा सा कलम का यूज करेंगे और वहां से भी अपना काम बन जाएगा। इसको जांचना है भाई कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। कैसे जांचेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका खंडन चालू कर देंगे। कितना होगा, क्या करेंगे, खंडन चालू कर देंगे। निकल गया, जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ है, तो वहां पर ज्यादा हमको इधर उधर करना नहीं है। डायरेक्ट हमको पता चला कि भाई रूट अंडर 16 ये परिमेय संख्या है और पूछ क्या रहा है परिमेय संख्या, तो फटाक उसमें क्या कर देना है, टिक लगा देना है, ठीक ना। अब रूट अंडर यहाँ पर क्या है, 20 है। इसको जांचना है कि रूट अंडर 20 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसका भी क्या करेंगे, खंडन करेंगे, 10 हो जाएगा, 2 से कितना 5, ये जोड़ा मिल गया, 5 अकेले रह गया। परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, इसका जो मान होगा ना ये तो बाहर निकल जाएगा लेकिन ये अंदर में फंस जाएगा। इसका जो मान होगा ये होगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं रूट अंडर 5 क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट अंडर 8 ये भी नहीं निकलेगा। इसका जो मान होगा 2 रूट अंडर 2। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर दे देगा रूट अंडर 49, ठीक है, और कंफ्यूज करने के लिए दे देगा रूट अंडर 64, या तो इसको ऐसे भी दे देता है, ऐसे दे देगा 49 बटा कितना 64, ठीक ना। अलग अलग रूट है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो हम लोग अगर इस कंडीशन में रहे तो हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं। अलग अलग रूट क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। यदि कट रहा है तो उसको हम अंदर में काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहां हम लोग देखते हैं, इसको जब हम तोड़ के निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7, और इसको तोड़ के निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर 8। कौन सा संख्या है, पी बताओ, क्यू के रूप में आ गया, कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहां जैसे है, मान लेते हैं यहां पर है 49 बटा 7, आई रूट चढ़ा हुआ है, क्या है, रूट चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम अंदर का काम करेंगे, इसको काटेंगे। कितना बार में कटेगा, 7 बार में। क्या रूट अंदर 7, ये 7 बाहर निकल पाएगा, नहीं ना निकल पाएगा। इसीलिए कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग कुछ इसमें से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जितना भी कंसेप्ट बताया है ना उसी पर आधारित अपना कंसेप्ट रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर जो पहला प्रश्न है, यहां पर देखो, पहला प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है 2022 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है। अभी प्राकृतिक संख्या बताए थे ना, नहीं बताए थे, बताए थे प्राकृतिक संख्या। तो बताना है भाई, प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। तो एक कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, 2022 में पूछा है, पूरा बकवा वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अति रूट अंडर कहते हैं, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सुनो, गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। और सबसे छोटी, क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है भाई, अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से। अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है, 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अगला कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अभी बताए थे एग्जांपल में, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। पूछ रहा है यही दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 2 चौके 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है 29
क्या दिया है? ए नंबर में कहता है 29, बी नंबर में कहता है 25, सी नंबर में कहता है 16 और डी नंबर में कहता है 15। प्रश्न है अपना, ध्यान से देखना है। और प्रश्न है यहां पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? छोटी नहीं है, सॉरी, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या इसमें बताना है। ये सब में अभाज्य संख्या कौन है? 15 का खंडन करेंगे, 15 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा और 15 से भी लग जाएगा। 2 से अधिक हो गया ना, 2 से अधिक। 16 में भाग लगाएंगे तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा और 16 से भी लगेगा। 25 में भाग देते हैं 1 से 5 और 25, लेकिन 29 में भाग देते हैं तो या तो 21 से लगेगा या तो खुद स्वयं अपने आप से लगेगा, यानी कि 29 से लगेगा। यानी कि अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा इसका? 29 हो जाएगा। और 2019 का क्वेश्चन है, ठीक ना। किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक, अगला प्रश्न है पूर्णांक किसके लिए? m के लिए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछता है। किसका रूप पूछ रहा है? सम संख्या का रूप पूछता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछता है। और यहां पर इसका ऑप्शन, ये जो प्रश्न है ऑप्शन से बनेगा। किससे बनेगा? ऑप्शन से बनेगा। ये प्रश्न किससे बनेगा? ऑप्शन से बनेगा। दूसरा ऑप्शन है +1, सी नंबर में है 2m, डी नंबर में है 2m - 1। डी नंबर में क्या है? 2m। पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कर रहा है? कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का क्या रूप है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का क्या रूप है? और पूर्णांक मतलब बताए थे ना, पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब होता है 1 2 3 4 5 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पूर्णांक m का मान रखेंगे। m का क्या रखेंगे? मान रखेंगे। और मान कहां से रखना चालू करेंगे? 1 से रखना चालू करेंगे। और जब 1 से रखेंगे, चलो m का मान 1 रख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3। क्या ये सम संख्या है? सम संख्या का रूप है। ये आंसर सही होगा? नहीं होगा। फिर से प्रश्न समझो। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो ये जो प्रश्न बनेगा ना, ये प्रश्न बनेगा ऑप्शन से। कहां से बनेगा? ऑप्शन से। हम यहां पर m के जगह पर मान रख कर देखेंगे, पूर्णांक संख्या रख कर देखेंगे, ठीक है ना। अगर सम संख्या आ रहा है तो ही उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2m है तो 2 गुना m के जगह पर 1 रखते हैं +1, इसको गुना करेंगे और 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना 3। क्या ये भी सम संख्या का रूप होगा? कभी नहीं होगा। 2m देखते हैं तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना 2, फिर m के जगह पर अपने मन से क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो 4, फिर m के जगह पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये सब का सब संख्या कौन सा संख्या है? सम संख्या है। ये सब का सब कौन सा संख्या है? सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी 2m जो है किसी पूर्णांक m के लिए 2m सम संख्या का क्या है? रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए 2m सम संख्या का क्या है? रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आया प्रश्न? कोई दिक्कत नहीं है? ये सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलो एक प्रश्न है, उसी में हम बता देंगे। कहता है, क्वेश्चन है 5, 15, 20। कहता है लॉसो, क्या कहता है? लॉसो और मौसो का अनुपात पूछता है। लॉसो और मौसो का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो भाई इसमें पहले ये समझो लॉसो और मौसो निकाला कैसे जाता है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लॉसो और मौसो निकालते हैं, जिसको इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी खंडन कर करके, ठीक है ना, खंडन कर करके। और एक हम लोग भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे बच्चा में, है वाला एलसीएम 4,6 इसका एलसीएम लॉसो निकाल तो होता था ना पहले। तो इस विधि से यहां पर हम क्या करेंगे? नहीं निकालेंगे। क्या कि शॉर्टकट में हमको उड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ये तीनों संख्या का क्या करेंगे? पहले लॉसो निकालेंगे और फिर इसका क्या निकालेंगे? मौसो निकालेंगे और अनुपात करके इसका मान हम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इसका हम क्या इसको क्या करेंगे? खंडन करेंगे सर्वप्रथम। चलो भाई इसको खंडन करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको खंडन करेंगे तो 3 से यहां पर कर देते हैं खंडन। 3 से कितना? 5, तो हो जाएगा 5 गुना कितना? 3 हो जाएगा। इसको खंडन करेंगे, 20 को खंडन करेंगे 2 से 10 और 2 से 5, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? पहले 5 लिख देते हैं, मिलाने में सही रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मौसो निकालने के लिए हम वो संख्या देखेंगे जो संख्या कॉमन हमको निकले, वो वैनिष्ट निकले, यानी वैसी संख्या जो तीनों में हो, तो ये तीनों में कौन सा संख्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है तीनों में, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा। और कोई संख्या सेम से मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, यानी मौसो का मान कितना हो जाएगा? मौसो का मान हो जाएगा 5। मौसो का क्या मान हो जाएगा? 5। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? लॉसो। तो भाई लॉसो का कहानी है, जो मौसो निकला है ना, उसमें से भी एक लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है सबको गुना कर देंगे। तो 3 को भी गुना करेंगे, 2 को भी गुना करेंगे, ये हो 2 को गुना करेंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, दूना 60, 60 दूना 120, 5 तिया 15, 15 दूना 30। अच्छा 2 ये है, चलो अब सही है। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। क्या पूछता है? लॉसो और मौसो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लॉसो का मान कितना है? 60। कब पूछता है? मौसो। अनुपात कितना? मौसो कितना? मौसो का मान कितना है भाई? 5। तो अनुपात का मतलब बटो होता है, ठीक है ना? इसको काटेंगे, 12 पचे 60, इसको ये एक बार में तो अनुपात के रूप में फिर लिख देंगे, तो 12 अनुपात 1। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये हार्ड क्वेश्चन है? हार्ड क्वेश्चन है। जिसको जोड़ घटा गुना भाग आता है वो भी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? एकदम आसानी से बना सकता है। अगला जो अपना प्रश्न है, कहता है यदि 65 तथा, कहता है यदि 65 तथा, क्वेश्चन है यदि 65 तथा 117 का मौसो, इसका का मौसो कितना दे रखा है? 65m माइनस 117 के रूप का है। तो कहता है m का मान निकाले। किसका कहता है मान निकालने के लिए? m का कहता है कि m बराबर क्या होगा? इतना का मौसो इतना दे रखा है, क्या निकालना है? m का मान निकालना है। ये 2 संख्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 2 संख्या, और उसका मौसो कितना दे रखा है? 65m माइनस 117। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों संख्या का हम निकालेंगे मौसो। क्या निकालेंगे? मौसो। तो ये दोनों संख्या का मौसो क्या होगा भाई? तो क्या करेंगे? 65 का क्या करेंगे? खंडन करेंगे। तो 13 गुना 5 लिख सकते हैं ना इसको, 13 5 65। 117 का भी खंडन करेंगे, 13 गुना कितना लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये सेम सेम मिला, तो इसका जो मौसो हुआ, इसका जो मौसो निकला वो कितना निकला? 13। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इतना का मौसो इतना के रूप में है, यानी इसका भी मौसो बता रहा है कि इतना के रूप में है। तब कहता है कि आप m का मान निकालिए। तो इतना बराबर इतना हम कर सकते हैं। ये कहता है इसका जो मौसो इतना रूप में है, तो हम जो इसका मौसो निकाले है ऐसा रूप में निकला, तो ऐसा रूप बराबर ऐसा रूप, दोनों तो मोये सो, ठीक है ना? ऐसा रूप बराबर ऐसा रूप। तो क्या है भाई? 55m माइनस 117 बराबर क्या है? 13। यही ना है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इधर उधर करके मान निकाल सकते हैं। तो 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 117, ठीक है? तो 65 अरे यार 65m बराबर हो जाएगा 130, इसीलिए हो जाएगा m बराबर 130 बटा कितना? 65। कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो m का मान क्या निकल गया? 2। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ma का नंबर पूछ रहा था। देखने में कितना खतरनाक लगता है, कैसे बनेगा? फिर से समझाते हैं। 65 तथा 117 का मौसो ऐसा रूप में बोला, ऐसा रूप में देले है। तब कहता है m का मान निकाले। बस धड़ाक से इसका दोनों का हम क्या करेंगे? मौसो निकाल लेंगे, और मौसो निकालने के बाद ये मोये सो है, तो इतना बराबर इतना करेंगे, और यहां से m का मान आसानी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, पूछता है, थोड़ा सा लॉजिक है ना प्रश्न में, इसीलिए बार बार पूछता है। कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसो होगा। 2 लगातार संख्या का मौसो क्या पूछ रहा है? 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होगा? लगातार संख्या का क्या मौसो? दोनों संख्या ले, 2 संख्या ले लेते हैं, 3 और 4, 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 का खंडन करेंगे तो 2 गुना 1 लिखेंगे, 3 का खंडन करेंगे 3 1 गुना 1 लिखेंगे, इसका जोड़ा तो क्या हो जाएगा? इसको इसमें से निकालेंगे, इसका मौसो कितना आया? 1। कोई भी अगर 2 लगातार संख्या का अगर हम निकालेंगे मौसो,
तो उसका मान क्या आएगा, 1 क्या आएगा। कोनो दो लगातार हम जैसे कि 12 और 13 का कर लेते हैं। तो 12 का जब करेंगे तो 12 गुना 1 लिखेंगे, 13 का जब करेंगे तो 13 गुना क्या लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, फिर यहां से 1 निकल जाएगा, तो मौसा कितना हो जाएगा, मौसा 1। यानी कहने का तात्पर्य है कि दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न क्या है, यदि m कहता है कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। m धनात्मक पूर्णांक है। m कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक। कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछता है। तो हमको क्या निकालना है भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप निकालना है। पूर्णांक का रूप क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक का। अब यहां तक ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या निकालना है, रूप निकालना है, बराबर हुआ। तो ये भी m धनात्मक पूर्णांक है और हमको धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप निकालना है। तो ए नंबर जो ऑप्शन दे रखा है 4m+2 और बी नंबर में ऑप्शन दे रखा है 4m+4 और सी नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है 4m+1 और डी नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से नन ऑफ दिस, ठीक है ना, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये कैसे बनेगा, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। कहता है m ये कौन सा संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक तो हम बताए थे 1 2 3 4 5 7 जिसमें प्लस का चिन्ह रहे वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक। आ गया ना धनात्मक पूर्णांक। जब उधर का कॉन्सेप्ट हम नहीं समझते थे समझ पाते, पहले इसी में हम कंफ्यूज हो रहे थे भाई धनात्मक पूर्णांक क्या है। जब तक हम डिटेल में नहीं समझते धनात्मक पूर्णांक ऐसा होता है और डायरेक्टली यहां समझाते ऐसा होता है, तो उसमें भी कंफ्यूजन ढेर सारा रहता। हम समझिए कैसा समझ गए, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सबको समझ गए, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। कहता है m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। चलो भाई यहां पर हम चेक करते हैं, 4 गुना क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 4 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 4 है ना, अब प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 6। विषम है नहीं ना है। कहता है धनात्मक विषम, धनात्मक मतलब क्या, वो विषम संख्या होना चाहिए, वो भी किसमें होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। चलो यहाँ 4m प्लस क्या है 4, तो 4 गुना 1 प्लस कितना है 4, 4 गुना 1 4 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 4 है 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। क्या ये विषम है, नहीं है ना। चलो सी में हम ट्राई करते हैं, 4 गुना 1 दे देते हैं प्लस 1 दे देते हैं, 4 गुना 1 तो कितना है 4 है, प्लस 1 कितना है 5। क्या ये विषम संख्या है, विषम 5 विषम संख्या है ना, इसीलिए हम बता दिए थे कि विषम संख्या सम संख्या सब बता दिए थे। तो क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें नहीं ना लगेगा, तो इसीलिए विषम संख्या और ट्राई करना है तो और आगे हम ट्राई कर सकते हैं। 4m+1 है तो 4m की जगह पर 2 रख देते हैं प्लस 1, 4 गुना कितना 8 प्लस 1 बराबर कितना 9, विषम संख्या है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो आज की क्लास हम एक खत्म करते हैं, बाकी और भी जो कॉन्सेप्ट के साथ जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको भी हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में।